इसी बाजार में। और पिछली बार भी हम जिस तरह से एक सिनेरियो को देख रहे थे, यूएस के मार्केट्स आज कुछ ज़्यादा ही फियर में हमें देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह के इन्फ्लेशन की डेटा आए हैं और 75 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट था, तो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ही इंटरेस्ट रेट की जो बातें हैं वो 1% तक पहुंचती हुई दिख रही है। तो क्या इतना बड़ा रिएक्शन जो हमने मार्केट्स के फ्रंट के ऊपर देखा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि इक्विटीज देखे या क्रिप्टो देखे या तो फिर बॉन्ड मार्केट देखे, जहां जगह देखे वहां पर सिनेरियो हमें नेगेटिव साइड के ऊपर ही मिल रहे हैं। हाँ, सो गुड मॉर्निंग एंड सबको नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए, ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसा रहा कि एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फ्लेशन बिकॉज ऑयल प्राइसेस कूल डाउन हो गए हैं काफी, तो ओवरऑल नंबर तो थोड़ा लो आने की उम्मीद थी, पर वो 8.3 आया। लेकिन एक कोर इन्फ्लेशन होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी और फूड को हटा के, क्योंकि एनर्जी और फूड के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। जो 80% कॉम्पोनेंट है वो कोर इन्फ्लेशन का, वो बढ़ के आया है। उस पे उम्मीद थी कि मंथ ऑन मंथ वो 0.1% ड्रॉप होगा, वो 0.1% बढ़ के आ गया। और वो उसको एनुअलाइज करें तो 6.3% बनता है, विच इज वेरी हाई। वो ये इंडिकेट करता है कि जो पिछले 4-5 महीने से जो भी हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें कोई फॉलिंग ट्रेंड नहीं है। मंथ ऑन मंथ कोर कंपोनेंट जो कि हाउसिंग है, हेल्थ केयर है और कार्स है, ये 50% वेटेज इन्हीं कंपोनेंट्स का है सीपीआई में। ये मंथ ऑन मंथ पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गया, जबकि फेड अभी 2.25% और 2.5% के बीच की रेंज पे बैठा है, विच मीन्स के अब तक जो भी फेड एफर्ट्स ले रहा है उसका नतीजा नहीं निकल रहा। और इससे फिर ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अब अल्टीमेटली, पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद 3.5% पर आकर के फेड रुक जाए रेट बढ़ाना और पॉज ले ले। अभी तो उम्मीदें हैं कि शायद उनको 4% तक तो जाना पड़ेगा। और 4% इस मार्केट में, देखिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में हमें आदत है मतलब 6-7% इंटरेस्ट रेट्स की, लेकिन इस मार्केट में 2008 के बाद से ये 4% इंटरेस्ट रेट कभी किसी ने देखे ही नहीं है। तो इससे कंपनी के वैल्यूएशन में बहुत फर्क आ जाता है, और ओवरऑल मार्केट्स तभी उसको रिएक्ट करके एटलीस्ट वो करेक्शन ले रहे हैं। राइट। लेकिन एक चीज़ सर ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ये रिएक्शन जो हम यूएस मार्केट की तरफ से देख रहे हैं, क्या ये रिएक्शन हम बाकी मार्केट्स के ऊपर, हमारा जैसे इमर्जिंग मार्केट्स है, यहाँ पर भी इनका ही इतना ही इम्पैक्ट देखने को मिला, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर वहाँ के मार्केट्स अभी ज़्यादा लुक्रेटिव्स नहीं रहे तो फंड्स जो है वो ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट्स में मोबिलाइज होते हुए दिखेंगे? आप ये सिनेरियो को अगर दूसरे कंटेक्स्ट में देखें, एशियन मार्केट से, हमारा मार्केट से, इमर्जिंग मार्केट से ओवरऑल, तो उसके लिए ये सिनेरियो को हम किस तरह से देख पाएंगे? नहीं, तो देखिए, दो नजरिए देखने पड़ेंगे। एक जो इमर्जिंग मार्केट और डोमेस्टिक फ्लो का एलोकेशन होता है ना, वो तो नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट 10% से ऊपर नहीं होता है पोर्टफोलियो में। हाँ, तो अगर मोस्टली जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं उसमें कंपोनेंट ये रहता है कि आप तकरीबन 10% डालिए इमर्जिंग, उसके वो लिमिट्स ब्रीच नहीं होती है, 10% से नीचे ही होता है तकरीबन, राइट। या ग्लोबल एक्विटीज में 10% रखिए, 90% यूएस में रखिए, और उसका एक इमर्जिंग मार्केट कंपोनेंट 2-3-4% होता है। दूसरा ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो फ्लो आते हैं वो तकरीबन 85% जो इंडिया में फ्लो आता है वो एक्टिव इमर्जिंग मार्केट फंड से आता है। इंडिया उसका एक कंपोनेंट है। इंडिया डेडिकेटेड फंड से पैसा बहुत कम आता है, 5-4% से नीचे है। तो अब देखिए, इंडिया डेडिकेटेड फंड में जो पैसा आ रहा है वो तो फिर सोच समझ के लगा रहे हैं कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो इतना स्ट्रांग है डोमेस्टिक, तो मार्केट नीचे नहीं आएगा और रेजिलियंट बहुत है। वो हमने देखा कि यहाँ के मार्केट्स जब सब हिल गए थे, ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी स्टिल 7% पर है, तो हमें और डोमेस्टिक फ्लोज भी स्ट्रांग है, तो मार्केट पर बेडरॉक बेस बना हुआ है, तो एटलीस्ट उतना फॉल नहीं होगा। ये एक पर्सपेक्टिव है। फ्रेश फ्लोज आना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगेन ये रिस्की टाइम्स में तो और डिफिकल्ट है कि ये वेटेजेस को ब्रीच किया जाए, क्योंकि देखिए कल अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर सभी फंड लीडरशिप पे ये सवाल आएगा कि आपने ये इमर्जिंग मार्केट में कंपोनेंट्स क्यों बढ़ाए वेटेजेस, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल ही एक मंदी के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में फ्लो बढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये रेजिलियंस जो इंडियन मार्केट्स ने दिखाई है, ये एटलीस्ट ये जरूर सपोर्ट करती है कि अभी फंड्स का एक सवाल ये चलता है कि देखिए, पिछली बार जब उन्होंने बिकवाली की करीब 300 बिलियन की इंडियन मार्केट में जैन ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने फंड्स का पैसा ब्राजील में लगाया, चाइना में लगाया, ये देखते हुए कि यहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छा आ गया है, प्रॉफिट निकालें,
चाइना अंडर वैल्यूड है, अबाउट 10x पे 9x के मल्टीपल पर है उनका एंटायर मार्केट। सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन ये चाइना का वैल्यूएशन है। ब्राजील में अबाउट 7.6 to 7x था, और वो कमोडिटी बेस्ड मार्केट है, तो वहां कुछ ट्रांसफर किया। ब्राजील में आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट रखेंगे, लेकिन चाइना से अभी थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है लोगों का, कि देखिए चाइना शायद रिटर्न ना देता है। रिटर्न पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, आई थिंक वो ज्यादा स्टेबल हैं, और एटलीस्ट वो उतना फॉल नहीं होगी। तो ये मेरा क्विक क्विक टेक होगा इस पर। राइटली सही। और लास्ट में अनुराग जी एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह के हमने ओवरऑल सिनेरियो अभी देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के फ्रंट के ऊपर, और एज वेल एज जो फंड फ्लोज की हमने बात की है, एक सेक्टोरियल हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हुई दिखती है वो इन सब खबरों से आईटी सेक्टर को रहती है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, कॉस्ट इम्प्रोवाइजेशन भी वहाँ पे अभी कंपनीज को भी देखना पड़ेगा। तो क्या इसके चलते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है या तो फिर सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पे उनका फोकस अब बढ़ेगा? अब जिस तरह से पहले हम चाइना में देख रहे थे, अब क्या एशियन कंट्रीज वियतनाम या तो फिर इंडिया, यहाँ पे हम जगह पे देखेंगे कि उनकी सर्विस और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे हम शिफ्ट होती हुई देख पाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आफ्टर कोविड एक नजरिया जरूर ग्लोबली और यूएस में बन गया है, जिसको बोलते हैं कि ऑफ शोरिंग की जगह फ्रेंड शोरिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को ऑफ शोर कीजिए, चाइना पे सारे अपने बास्केट में मत मत पैसा लगाइए। तो आई थिंक एक ये नजरिया जरूर बन रहा है कि अब ऐसा नहीं कि वो चाइना से हटके पूरे बास्केट इंडियन बास्केट में शिफ्ट करेंगे। तो अब जब वो हेज करेंगे तो वो 7-8 कंट्रीज में इसको स्प्रेड आउट करेंगे, उसमें इंडिया का भी शेयर आएगा। और आपने ये ऑलरेडी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल ने जो मूव्स लिए हैं, और जो प्लान चल रहा है उसका आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो आप देख रहे हैं कि वो उसको अपने रिस्क को हेज कर रहे हैं। तो इंडिया ऑफ कोर्स इसमें बेनिफिशियल है। इसमें देखिए, हमेशा से ये व्यू रहा है, इंडिया ऑलवेज, वर्ल्ड तो इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस आउट ऑफ चाइना, बट इंडिया कितना रेडी है, बस वही सवाल होता है। जिस दिन हम रेडी होंगे, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है।